दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा के गिरने का लाइव वीडियो सामने आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर कमजोर दिल वाले ना देखें, ये आपको विचलित भी कर सकती है। और ये है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर जिस वक्त ये छात्रा ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है। वक्त सुबह के 8:12 का बताया जाता है जब ये वीडियो में कैद हुआ पूरा का पूरा घटनाक्रम, जब छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिर रही थी। छात्रा की मौत उसी दौरान हो गई। फिलहाल पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसके बाद कोचिंग को सील कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में हुई पुलिस की किरकिरी के बाद से पुलिस अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बता दें कि करीब 17 साल की छात्रा की मौत कोचिंग की छत से गिरने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने धक्का देकर हत्या की आशंका जाहिर की। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी छात्रा ऊपर जाती हुई नजर आई और फिर कुछ ही देर में एक लड़का तेजी से नीचे आता हुआ भी उस फुटेज में दिखाई देता है। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो फुटेज जिसमें छात्रा ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ जारी है। पहले चौथे तल्ले से छात्रा के गिरने की बात आई थी, लेकिन लाइव वीडियो में छात्रा काफी ऊंचाई से गिरती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर पटना से, जहां छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के मामले में पुलिस जांच इस वक्त तेज कर दी गई है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थान में बारीकी से जांच भी की गई। मामले में परिजनों के आवेदन पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच में भी जुटी हुई है। और देखिए, कार्तिकेय शर्मा जो है वो अपने दलबल के साथ यहां पर पहुंचे और एक एक चीज की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। हुई थी जिसमें पीड़िता की बॉडी यहाँ नीचे में पाई गई थी। इसमें जब जांच के लिए किया जा रहा है, इसमें परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसके आधार पे कांड दर्ज कराया गया है। इसमें अभी हत्या और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। जो अन्य रिपोर्ट आ जाते हैं उसके आधार पर फिर ये पता कर पाया जाएगा कि क्या घटना हुई है। अभी फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है, जैसा आता है आपको। दानापुर में छात्रा की मौत के बाद जमकर बवाल शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास आगजनी कर रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार यहां लग जाती है। साथ ही लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। फुलवारी शरीफ से पूर्व विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और इस दौरान देखिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने अपने विरोध को, नाराजगी को जाहिर किया। पटना से बड़ी खबर, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में केस से जुड़ी हुई डायरी लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं अधिकारी, एसआईटी चीफ। और केस की जांच इस वक्त अधिकारी जो है वो करते हुए अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी पहुंची है सीबीआई कार्यालय। और सीबीआई अब पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करने वाली है। समीक्षा के बाद जांच पड़ताल होती हुई नजर आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए ये अधिकारी जो हैं वो डायरी के साथ पहुंची और केस डायरी लेकर सीबीआई अधिकारियों से मिलने के लिए यहां पर पहुंची एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी। तो सीबीआई कार्यालय में ये इस वक्त अधिकारी जो है वो केस डायरी के साथ पहुंची और बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जैसे ही इस पूरे मामले को टेक ओवर किया उसके बाद अब शुरुआत से जांच की जाएगी। आखिर खामी कहां रह गई? क्या पुलिस की जांच में लापरवाही बरती गई?
आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अब साइंटिफिक तरीके से एक बार फिर से जांचा जाएगा और केस डायरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी केस डायरी के साथ सीबीआई कार्यालय अधिकारी पहुंचे हुए नजर आए। और पटना से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत मिल गई। जी हां, उन्हें जिस बेल का इंतजार था वो बेल उन्हें मिल चुकी है। पप्पू यादव को तीनों ही मामले में बेल मिल गई है। पूर्णिया सांसद को यह बड़ी राहत मिली है और पूर्णिया के भी एक केस में उन्हें बेल हासिल हो गई है। यानी सीधा और साफ ये समझा जाए कि अब जेल से बाहर आने का रास्ता पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के लिए साफ हो गया है। तो तीन मामले थे और ये कहा जा रहा था कि इन तीनों मामलों में जब उन्हें बेल मिलेगी इसके बाद ही जेल से वो बाहर आ पाएंगे। तो एक बड़ी राहत के साथ आज उन्हें बेल हासिल हो गई, जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि कब तक वो जेल से बाहर आ पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन जिस राहत की उम्मीद थी वो उन्हें मिल गई है। पटना के तीनों ही केस में उन्हें बेल हासिल हुई और पूर्णिया के भी एक मामले में उन्हें बेल मिली हुई है। अररिया के फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने कहा कि 48 घंटे के भीतर यदि अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और इससे बड़े स्तर पर आंदोलन के साथ हम लोग लेकर आएंगे और इसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे क्योंकि कार्रवाई आपने नहीं की। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में डॉक्टरों का ये कहना है कि अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से पहले हाथ छोड़ा गया और इस वजह से अब डॉक्टर्स जो है नाराज हैं और आंदोलन की बात अब उनकी तरफ से कही जा रही है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर राम बाबू कुमार के द्वारा जो है डॉक्टर दीपक पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों में काफ़ी गुस्सा है। कल जो डॉक्टर दीपक के साथ वारदात हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, निंदनीय है और जो टीम वहां गई थी उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं था डॉक्टर के प्रति और एक जांच टीम का भी जो काम होना चाहिए वो काम हम समझते हैं कि वो करने नहीं गए थे, वो मारपीट करने ही गए थे। हम डिमांड करेंगे कि जो पदाधिकारी दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी हम डिमांड करते हैं कि उनको उनके कृत्य का सज़ा मिलना चाहिए और हमारा एक ही डिमांड है कि वो पदाधिकारी को अविलंब सस्पेंड किया जाना चाहिए और अगर सस्पेंशन नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग फिर जैसे फैसला करेंगे क्या करना है और विदिन 48 आवर्स हम लोग फैसला करेंगे। अगर उसका सस्पेंशन नहीं होता है यकीनन हम लोग जैसे उससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जो जेन्युइन डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर जो है उन्होंने मारपीट की है तो उनका साफ तौर पर डीएम से मांग है कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, तभी डॉक्टरों का गुस्सा शांत होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां पूर्णिया समेत कई जिलों में पैनोरमा ग्रुप पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी चौथे दिन भी करती नजर आई और सूत्र के अनुसार जिला स्कूल के पास स्थित कार्यालय से 1 करोड़ से ज्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। एमडी संजीव मिश्रा के आवास समेत स्टाफ के घर पर भी जांच जारी है। पैनोरमा ग्रुप के कई ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से आयकर विभाग की छापामारी चल रही है और यह पूर्णिया का जिला स्कूल रोड है जहां पर कि पैनोरमा का ये बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। आयकर विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सुनीता कुमारी, वो खुद इस छापामारी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार और झारखंड से कई टीमें यहाँ पर पहुँची है। लगभग 20-22 टीमें के पहुँचने की सूचना मिल रही है, जो पिछले 4 दिनों से पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सिलीगुड़ी समेत पैनोरमा के कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इस छापामारी में 1 करोड़ से अधिक नगद राशि बरामद हुई है। इसके अलावे कई सरकारी जमीन के कई दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग की छापामारी विगत 4 दिनों से चल रही है।
अब इसमें क्या मिला नहीं मिला इसकी जानकारी हमको नहीं है। किसी को वहाँ जाने के लिए नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी वाले वहाँ खड़े हैं और अंदर किसी को अलाउ नहीं है। ऐसे में देखना है कि क्या खुलासा होता है और जब छापामारी संपन्न होगी उसके बाद कितनी राशि या क्या आय से अधिक संपत्ति का क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आज एक बार फिर से पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। एहतियातन सिविल कोर्ट और आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ता जांच कर रही है और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल सिविल कोर्ट में भी मौजूद नजर आई। चप्पे चप्पे पर सघनता से जांच की गई। सिविल कोर्ट के कई कर्मी और जज के अलावा वकील भी यहां पर पहुंचे हुए थे। सदर एसडीपीओ ने कहा कि एक धमकी भरा मेल आता है, जिसके बाद इस पूरे इलाके की जांच की गई। बगल के सेंट पीटर्स स्कूल को भी खाली करवा दिया गया। वहां छात्रों को घर वापस जाने को कहा गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर जांच के दौरान रोक लगा दी गई थी। मेरा मुझे सुना ऐसी हो गया, मुझे क्या डिस्चार्ज हो गया उसी दौरान समय क्या क्या हो बैटरी निकल गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 9वां दिन। आज भी विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से आरजेडी एमएलसी ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में वैसे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे तमाम इन माननीयों को देखिए तख्तियों के साथ पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस दौरान कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी को हम 24 घंटे में पकड़ के सजा दिलवाएंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। तो कहां इस्तीफा दिया जा रहा है। अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मैडम सीबीआई की जांच हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, हम नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। कहाँ कर रहे हैं, दिन हो रहा है, दरभंगा क्यों हो गया जी। हम लोग आवाज मैडम इधर देखिए ना, सरकार कह रही कि सीबीआई जांच करा के। हमने सरकार का कलई खोला है कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है और आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी। आपराधिक घटनाओं पर आरजेडी के हंगामे और सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। कोई भी संगठित अपराध नहीं हुआ है। आरजेडी के 15 साल के शासन में बिहार की स्थिति कितनी खराब हुआ करती थी, ये सब जानते हैं। पटना में कमरा तक लोगों को नहीं मिलता था। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाएं हुई हैं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। अब लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया के खबरों पर। बांग्लादेश में आंदोलन के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हुए। लोगों ने संसद और संविधान बदलाव पर वोट डाला।
बांग्लादेश के नागरिकों ने तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी पर भरोसा जाहिर किया है। 2/3 बहुमत के साथ बीएनपी की एक तरफा जीत हुई है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि उस पर पहले ही बैन लगाया जा चुका था। लिहाजा सबसे पुरानी पार्टियों में से एक बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 20 साल के बाद सत्ता में लौटने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले महीने 9 जनवरी को मां के निधन के बाद विदेश से लौटे तारिक रहमान ने औपचारिक रूप से पार्टी और चुनाव की जिम्मेदारी को संभाला था। खुद तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी और उसके गठबंधन ने 210 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। तो बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने शुक्रिया कहा। बीएनपी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख हैं नजरुल इस्लाम खान। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों ही देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। On behalf of our party, thank him. And we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. और अब बात कारोबार से जुड़ी हुई खबर की। तो भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। 13 फरवरी को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर नीचे आकर गिरकर 82,626 पर और निफ्टी 336 अंक फिसलकर 25,471 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 मार्केट बंद होने तक 291 अंक की गिरावट के साथ 16,960 अंक के स्तर पर बंद हुआ। लगातार दूसरे सेशन में गिरावट को लेकर यह माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण आईटी स्टॉक्स में लगातार तीसरे सेशन में भारी बिकवाली देखने को मिली। इस हफ्ते निफ्टी आईटी इंडेक्स 9% गिरा है, जो कि अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट है।